फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 80% ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हम देख चुके हैं। बेसिकली आप जान चुके हैं कि रेशियो होता क्या है या प्रोपोर्शन क्या होता है और उनमें किस किस तरह के मोस्टली सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, वो हम देख चुके हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम कर चुके हैं। किसी मनी को, किसी नंबर को या किसी क्वांटिटी को किसी एक डेफिनेट रेशियो में अगर कुछ लोगों में बांटना है तो वो कैसे करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, हमने आप जान चुके हैं कि भाई अगर A is to B, C is to D, E is to F ऐसे रेशियोज दिए हों और इनको एक क्रम में चारों का, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो दिया है, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो दिया है, थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो दिया है एंड फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का रेशियो पूछता है, तो कैसे करेंगे ये भी आप देख चुके हैं। मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, इसको आपको क्या करना रहता है, सिंपली आपको ऐसे लिखना रहता है और मैंने आपको बताया ऐसे चलिए फर्स्ट टर्म, ऐसे चलिए लास्ट टर्म और अगला क्या हो जाएगा आपका बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कैसे आएगा आपका बी सी ई आएगा और फिर बी डी ई आएगा। बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपके ये थर्ड टर्म हो जाएगा बी सी ई और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा बी डी ई। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लगभग हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा जो आगे का हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, मैंने आपको बताया है, एक क्वेश्चन हमने किया था कैसे करेंगे। अगर उसको डिटेल्ड करेंगे तो हम देख चुके हैं कैसे करेंगे कि इनकम जब किसी 2 व्यक्तियों की, मान लीजिए कोई ए एंड बी, कोई 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 पर्सन्स, अगर इन दोनों की इनकम का रेशियो दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपको इनकम का रेशियो A is to B दे दिया। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है A is to B, यहाँ मैं इनकम का I लिख देती हूँ। ठीक है, अब वो कहता है कि इनमें मान लीजिए कुछ खर्चा होता है, मान लीजिए दे डू हैव सम एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, क्योंकि हर भाई इनकम है तो एक्सपेंसेस तो होने ही होने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं बट सेविंग जो है आपको सेविंग बता देता है कि सेविंग जो दोनों करते हैं वो एक निश्चित अमाउंट, मान लीजिए एक्स इसने बोला कि भाई सेविंग कर देते हैं। ठीक है, एक्स अमाउंट इन्होंने सेविंग कर लिया है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद बोल दिया कि उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो सी और डी का है। ठीक है, मतलब दोनों की इनकम का रेशियो आपको दिया है, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया है एंड बोला है कि भाई इनके बीच कुछ सेविंग हो जाती है। ठीक है, सेविंग आपको दी है कि कितनी सेविंग होती है, तो आपको क्या निकालना रहेगा कि भाई उनकी इनकम कितनी है या प्रत्येक की एक्सपेंडिचर कितना है। यानी ए की इनकम और एक्सपेंडिचर पूछ सकता है या बी का इनकम और एक्सपेंडिचर पूछ सकता है। तो इसको हमने कैसे किया था, किया हमने डिटेल्ड मेथड से था। भाई ए एक्स और बी एक्स मान लिया हमने इनकम को, सी एक्स और डी एक्स मान लिया एक्सपेंडिचर को। ए एक्स और सी एक्स को आप इसको टोटल इनकम निकाल लिया, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका टोटल इसके सेविंग के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे हम कर चुके हैं एक क्वेश्चन। लेकिन अब मैं आपको इसका एक एकदम शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि कैसे करेंगे। बस फॉर्मूला बेस्ड, आज हम सारी जो भी बातें करेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए इफ रेशियोज ऑफ इनकम्स ऑफ 2 men आर गिवन बाय A is to B, ये इनकम का रेशियो दिया है। ठीक है, और वो कहता है कि इन्होंने X सेव किया है हर ने, और मतलब ईच हैज सेव्ड X रुपीज एंड रेशियोज ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ बोथ इज C is to D। ठीक है, तो जो इनकम होती है फर्स्ट की, यानी जिसका ए है, जो ए पार्ट है, जो ए टर्म जिस आदमी का है, उसकी जो इनकम होगी फर्स्ट की वो हो जाएगी आपकी। कैसे निकालेंगे आपको मैंने ऐसा भी फॉर्मूला बताया है, जैसे हम लास्ट में मैंने आपको बोला था, एक फॉर्मूला बताया था कि जब 2 नंबर्स का रेशियो दिया है उसमें कुछ एक सम ऐड हो जाता है एंड फिर नया नंबर बन जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि यदि ए और बी 2 रेशियो दिए हैं और इसके हर टर्म में अगर मैं एक निश्चित अमाउंट ऐड कर दूं या क्वांटिटी ऐड कर दूं तो नया रेशियो मुझे C is to D मिल जाता है। तो हमने पढ़ा था कि भाई ये दोनों
क्या होंगे, ये दोनों नंबर्स क्या हैं, यानी ए टर्म वाला नंबर क्या होगा, बी टर्म वाला नंबर क्या होगा, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसी फॉर्मूले का यूज होगा, उसी फॉर्मूले का यूज होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यदि a अपॉन बी किसी नंबर का रेशियो है या दो क्वांटिटीज का रेशियो है, यदि सब में x में जोड़ दूं, यदि दोनों क्वांटिटीज में मैं x जोड़ दूं तो जो नया रेशियो है वो C/D बन जाता है। ये हमने देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको कैसे निकालो आप और इसको कैसे निकालो आप। ठीक है, नंबर का हमने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका जो फर्स्ट वाली नंबर थी वो था a इंटू एक्स, ऊपर था c माइनस डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। दूसरा क्या था अपना सेकंड वाला नंबर, a की जगह b था, ये वाला पार्ट आपका सेम था। अब इस फॉर्मूले, इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उससे है। इस फॉर्मूले में देखिए एक अमाउंट ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये सेविंग है। सेविंग क्या होती है, यानी जब आप एक्सपेंडिचर निकालते हैं ये अमाउंट, यहाँ पे ये अमाउंट ऐड होके नया रेशियो बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो सेविंग है ये जब इनकम से माइनस होगी वही तो आपका एक्सपेंडिचर्स होगा, माइनस होगी। ठीक है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले में आपको इसी फॉर्मूले में माइनस कर देना है। ठीक है, यानी हमने जो देखा था ax इंटू सी माइनस डी की जगह आपको d माइनस सी कर देना है अपॉन ए डी माइनस बी सी एज इट इज होगा। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अभी रिवाइज करवाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 भी देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस जो आप काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं उनको बहुत ही ईजी मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमने किया हुआ है। तो फिलहाल हम इस पे आते हैं। आपको समझ में आया जो हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि दोनों टर्म में एक निश्चित नंबर या क्वांटिटी हमने ऐड कर दी है, ऐड कर दी है, तब आपका नया रेशियो बना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकम के रेशियो और एक्सपेंडिचर के रेशियो में अगर मैं तुलना करूं तो इनकम के रेशियो से ये जो सेविंग है जब मैं माइनस करती हूं क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस। यही होता है ना, प्लस तो होता नहीं है। सेविंग और इनकम प्लस होके तो एक्सपेंस होता नहीं है, या तो इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग कह सकते हैं। इसका मतलब इस एक्स को आप अगर इनकम में माइनस कर दें तो आपका एक्सपेंडिचर का टर्म निकल आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये प्लस की जगह यहाँ माइनस है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि सेकंड की इनकम क्या हो जाएगी, आपकी जो सेकंड वाला पर्सन है उसकी इनकम क्या हो जाएगी, यानी बी टर्म वाले की। जैसे यहाँ ax है वैसे ही वहाँ पे bx हो जाएगा। सॉरी, ये x नहीं, हमने ये कैपिटल X यूज़ किया, तो कैपिटल X इंटू डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। समझ में आया। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था उसी को ध्यान रखना है। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ पे इनकम में सेविंग जो है आपकी, जो एक्स जो सेविंग कर रहे हैं ये माइनस हो रहा है। चूंकि माइनस हो रहा है इसलिए ऊपर वाले टर्म को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या c माइनस डी की जगह d माइनस सी कर दिया हमने। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रही आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अब चलिए एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम या आर एंड एस, अगर आर कोई व्यक्ति है, सॉरी, अगर आर कोई व्यक्ति है और एस कोई व्यक्ति है, तो आर और एस का जो इनकम का रेशियो है इट्स गिवन 8:11। ठीक है, आर और एस के इनकम का रेशियो 8:11 दिया है और एक्सपेंस का जो रेशियो है, एक्सपेंसेस का जो रेशियो है दैट इज गिवन 7:10। देखिए क्या दिया है,
इनकम का रेशियो 8:11 दिया है, एक्सपेंसेस का रेशियो 7:10 दिया है। ये कहता है कि ये एक्सपेंस करने के बाद भी जो दोनों की सेविंग है वो 500 रुपीज़ होती है, 500 रुपीज़ होती है। तो बोला है कि दोनों की इनकम निकालिए। अब आप डिटेल्ड में जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तो आपको कुछ डिटेल्ड में नहीं जाना है, आपको सिंपली बहुत इजीली आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट की जो आर की इनकम हो जाएगी, आर की जो इनकम हो जाएगी, आर का इनकम क्या हो जाएगी, आर की इनकम कैसे निकालेंगे, आर ऊपर वाला टर्म है यानी इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, तो 8 इंटू सेविंग इंटू इसको आप डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। यहाँ पे डी क्या है 10, यानी इसके एक्सपेंस के सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, यानी 3 अपॉन ए डी माइनस बी सी। ए क्या है ये, यानी इसके फर्स्ट को इसके लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, 80 माइनस बी सी, यानी इसके क्या करना है आपको, दोनों एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई करना है, उसमें दोनों मीन्स का मल्टीप्लाई करके घटा देना है। यही करते थे हम, आपको इसलिए मैंने एक्सट्रीम्स और मीन्स भी बताया है कि क्या होता है, ठीक है। जो इसके लास्ट टर्म्स होते हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो मीन्स कहलाते हैं। आपने क्या किया है, दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया है यानी 80 माइनस दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई किया यानी बीच वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया यानी 77 और घटा दिया। तो 80 में 77 गए, कितना बचा, 3 बचा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, तो सॉरी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसकी इनकम कितनी हो गई, 4000 रुपीज़। अब अगर इसकी 4000 रुपीज़ है तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, 8 की जगह आपको क्या रख देना है, 8 की जगह आपको रख देना है 11, ठीक है। या फिर इसका क्या कह सकते हैं कि 11/8 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो आपकी एस की जो इनकम हो जाएगी, एस की इनकम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 500 इंटू 11, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 आ गया, कितना हो गया आपका 5500। देखिए ये हो गया इनका इनकम, इनकी इनकम हो गई, ये कितनी आ गई, आर की इनकम आ गई 4000 और इसकी एस की इनकम आ गई 5500। अब देखिए अगर मैं इसमें पूछ लूँ कि इनका एक्सपेंस का रेशियो कितना है, एक्सपेंस का रेशियो कितना है, तो फॉर्मूले से जाएंगे, फॉर्मूला भी है, बहुत इजी फॉर्मूला है, सेम एडी माइनस बी सी आपको याद रखना है। बस आपको क्या करना है, बी की जगह सी रखना है, ए की जगह सी रखना है, बी की जगह डी रखना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। यानी डी माइनस सी की जगह आप क्या कर देंगे, बी माइनस ए कर देंगे, और कुछ भी नहीं। लेकिन उससे भी इजी तरीका क्या है, आपकी इनकम निकल गई, इनकम कितनी आई, आर की इनकम कितनी आई आपको, आर की इनकम आई है 4000 रुपीज़ और एस की इनकम आई है 5500 रुपीज़। सेविंग कितनी है, 500, दोनों की सेविंग है, तो इनके एक्सपेंसेस का रेशियो क्या हो जाएगा, 500 इसमें सेविंग है तो 500 माइनस कर दीजिए, यानी कितना इन्होंने खर्चा किया 3500 और इसने कितना खर्चा किया है 5000। ये हम चेक कर रहे हैं कि इसका एक्सपेंस का रेशियो सेम आ रहा है या नहीं, तो पहले हम एक्सपेंस का रेशियो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंस कितना हो गया, इसका एक्सपेंस हो गया 3500 और इसका एक्सपेंस कितना हो गया 5000। आपका एक्सपेंस भी निकल आया। अब रेशियो भी एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए 7:10 आ रहा है कि नहीं। इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा और इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। 500 से दोनों डिवाइड कर दिया, या तो आप इसको कैंसिल करके 5 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 7:10 आपका रेशियो आ गया एक्सपेंसेस का, ठीक है। एक्सपेंसेस का रेशियो आया है तो एक्सपेंसेस तो आपने पहले ही निकाल लिया। आर का एक्सपेंस कितना है, इनकम माइनस सेविंग, और एस का एक्सपेंस कितना है, इनकम माइनस सेविंग। सेविंग 500 है, इनकम 4000 है, तो इसका एक्सपेंस 3500 यानी 3500, इसका एक्सपेंस आ गया 5000। करने को आप कैसे करेंगे, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आप जितने ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ेंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेंगे, इसलिए आप सिंपली क्या करिए, आपको कुछ भी नहीं करना, इनकम का फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि इनकम का फॉर्मूला इस सेम जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। केवल आपका क्या है, माइनस का फर्क है, ठीक है। सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी है, तो बाकी सब चीज़ें सेम है, तो इससे आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले नहीं याद रखने पड़ेंगे, एक फॉर्मूला और सब काम आपका करेगा।
ठीक है। और जब इनकम मिल गई, एक्सपेंस सेविंग मिली हुई है, तो एक्सपेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम प्लस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है, ध्यान रखिए। सॉरी, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि भाई सेविंग होती क्या है, जितना हम खर्चा कर देते हैं उसको घटा देंगे इनकम से। अगर मेरी इनकम मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ में मान लीजिए मैं 1,000 बचाती हूँ, तो मतलब मेरा एक्सपेंस कितना है, 10,000 माइनस 1,000। ठीक है, यानी मेरी सेविंग को मैंने घटा दिया, 9,000 रुपीज़। ठीक है, यही चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि भाई 10,000 इनकम है, 9,000 मैं खर्चे कर देती हूँ, तो मेरी सेविंग कितनी है, 1,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। एक बार इनकम आपको पता चल गई, सेविंग आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप एक्सपेंस निकाल सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब कई बार आपके एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, तो उसको कर लेते हैं हम। मेरे दिमाग में तब से दौड़ रहा है, चलिए एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एसएससी में आया था, इफ a प्लस बी is to b plus c is to c plus a plus b और b plus c और c plus a का रेशियो जो है वो 6:7:8 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 14 है। तो बोलता है कि a क्या होगा, b क्या है एंड c, ये तीनों की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो लॉजिक यूज करिए। लॉजिक यूज कीजिए। लॉजिक क्या है, आपको दिख रहा है कि भाई हर चीज आपकी एक सर्कुलर वो बना रही है, ए बी सी, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यदि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो एक टर्म मुझे ऐसा मिलेगा जिसमें ये तीनों टर्म्स होंगे। ठीक है, तो वही करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, वही करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। अगर मुझे इनका रेशियो दिया है, आप कहीं और बुक में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल दिया है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ। ये 6, 7, 8 का रेशियो से क्या मतलब है कि ये जो टर्म है ये 6 का कोई मल्टीपल होगा, ये जो टर्म है ये 7 का कोई मल्टीपल होगा, और ये टर्म है ये 8 का कोई मल्टीपल होता है। रेशियो का मतलब यही होगा। लेकिन जो भी मल्टीपल है, जो जितने टाइम्स ये सब है, 6 के जितने टाइम्स है वो सेम ही होगा। तो हम मान लेते हैं x है, यानी ये हम मान लिया 6x है, सॉरी ये हमारा हो गया 6x प्लस हमारा हो गया 7x प्लस 8x। ठीक है, ये हमारे तीनों टर्म्स का टोटल निकल आएगा। ठीक है, 6x हमारा पहला टर्म है, 7x हमारा दूसरा टर्म है एंड 8x हमारा तीसरा टर्म है। तो तीनों टर्म्स का टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना होगा, ये 21x आ जाएगा आपका। ठीक है, अब तीनों टर्म्स का टोटल कितना बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का टोटल बता रहा है 14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 21x इन तीनों टर्म्स का टोटल है, यानी a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इसका ये प्लस ये आपका कितना आ गया, 21x। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए हर चीज दो बार है, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x। इतना तो समझ में आ गया होगा, हर चीज दो बार है, तो आपने 2 को कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी अंदर बच गया, इज इक्वल टू 21x आ गया। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है आपको, 14। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है 14। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम 14 रख दीजिए आप। यहाँ पे 14 रखेंगे तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21x। तो x इज इक्वल टू आपको आ जाएगा, इसको पहले कैंसिल कर लिए, 7 2 जा, ये 7 3 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 आपको इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये कितना है 2 इंटू 2 यानी 4/3 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी मिली है x की वैल्यू। तो अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6x। ठीक है,
तो अब a प्लस बी की वैल्यू है 6x, यानी 6 इंटू एक्स की जगह रख दीजिए 4/3, कितना हो गया 24/3। देखिए यही हो जाएगा ना, हाँ 24/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्या था, 7x था हमारा। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 7x, 7 इंटू 4/3 यानी 28/3, और c प्लस a की वैल्यू कितनी है 8x, यानी 8 इंटू 4/3 यानी 32/3। 24/3 कितना होता है 8 हो जाएगा ना, हाँ 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 24/3 यानी 8। तो आपके तीनों टर्म्स की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई, b प्लस सी की वैल्यू आ गई, c प्लस a की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। ठीक है, तो अब जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है, आपको a निकालना है, यानी इसमें आप क्या माइनस कर देंगे, b प्लस सी। b प्लस सी कितना आया है 28/3, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 28/3। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 आया, ध्यान रखिएगा हमने इरेज कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 आया हमारा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसका लीजिए 42 माइनस 28 यानी 14/3, a की वैल्यू है 14/3। b निकालने के लिए a प्लस सी माइनस करना पड़ेगा, यानी b इज इक्वल टू 14 माइनस a प्लस सी। a प्लस सी कितना आया है 32/3, 32/3 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 32 कितना है 10/3। ठीक है, और c निकालने के लिए आपको a प्लस बी माइनस करना पड़ेगा पूरे में से, यानी 14 माइनस a प्लस बी कितना है 8, 6। ठीक है, तो ये हो गई a, b और c की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन कराने का एक रीजन मेरा और है, साथ में आपको एक और चीज बतानी है। ये तो हो गई a, b और c की वैल्यू। अब आपसे पूछ लेता है कि a:b:c कितना होगा। ठीक है, आपको पूछा a, b और c का अनुपात कितना होगा, या a, b, c का रेशियो कितना होगा। तो a की वैल्यू कितनी आई है आपकी 14/3, आप क्या लिखेंगे 14/3 इज टू 10/3 इज टू 6। ठीक है, बट ये आपके आंसर में ही नहीं रहेगा, ये आपके आंसर में ही नहीं रहेगा। आंसर में कैसे रहेगा, जब कभी भी आपको रेशियो ऐसे आए जहां पे टर्म्स भी आपको फ्रैक्शन में दिए हो, तो आप क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 6/1 लिखना है और ये नीचे वाले तीनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तीनों का 3, 3, 1 इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ कुछ और होता तो उसका एलसीएम लेते, मतलब जितने भी टर्म्स हैं जो फ्रैक्शंस में है या नहीं है, सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। सबका एलसीएम लीजिए, यहाँ पे लीजिए 3, 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। तो इस 3 से आप हर टर्म को गुणा कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। आपने क्या किया है, एलसीएम से, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से सभी अनुपात जो रेशियोज हैं उनको गुणा कर दिया है आपने, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 3, 3 कट जाएगा, 14 आ जाएगा, इस टू ये 3, 3 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, इस टू 6 इंटू 3 यानी 18। आपके आंसर में ये रहेगा 14 इस टू 10 इस टू 18। अभी ये भी नहीं रहेगा अभी, क्योंकि ये तीनों जो है 2 से कट सकते हैं। तो 7, 5, 9 आपका आंसर जो रहेगा 7:5:9, ये आपके रेशियो आंसर में रहेगा। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज आपने एक और नई चीज क्या सीखी कि जब भी a:b:c का रेशियो दिया हुआ हो और कोई भी टर्म या कोई 2 टर्म या तीनों टर्म, अगर आपके मान लीजिए आपको a:b:c दिया है 7/3:4/9:2/5। ठीक है, अब आपको इसका रेशियो निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3, 9, 5 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 9 इंटू 5 45। ठीक है, उस 45 से सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 45/3। तो 7 इंटू 45/3
4 इंटू 45/9, 2 इंटू 45/5, ठीक है। कट कर दीजिए 15, कट कर दीजिए 5, कट कर दीजिए 9, कितना आ गया आंसर आपका? 15 7 जा 105, 15 7 जा कितना होता है? 105 ही होता है ना, यस। इस टू 5 4 जा 20, इस टू 2 9 जा 18, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इज टू बी इज टू सी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 105 इज टू 20 इज टू 18, वो ये इसी के इक्वल है, ध्यान रखिएगा, ये इसी के इक्वल है, ठीक है। इसको आप 7/3 कर सकते हैं, चाहे तो 3/7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सॉरी 7/3 कर सकते हैं इसको, चाहे तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब एक और कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज हमने पढ़ी थी, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी अपने लास्ट वीडियो में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया था, वो भी कर लेते हैं। इन एनी गिवन 2 डायमेंशनल फिगर या इन 2 डायमेंशनल फिगर्स, क्या बोल रहा है कि यदि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है, मान लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, अगर मैं कोई स्क्वायर लूँ, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर A:B दिया है, तो उसके इस जो एरियाज का रेशियो होगा, एरियाज के बीच में जो रेशियो होगा वो A²:B² होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि द साइड्स ऑफ एन स्क्वायर इज एनलार्ज्ड 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब क्या है कि मैंने एक स्क्वायर बना है जिसकी कुछ साइड्स हैं, ठीक है। तो साइड्स ऑफ एन स्क्वायर इज एनलार्ज्ड 3 टाइम्स, यानी हर साइड जो है आपने 3 गुनी बढ़ा दी। ये 3a कर दिया, ये 3a कर दिया, ये 3a कर दिया, ये 3a कर दिया। तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द रेशियो, या एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना है, साइड्स क्या है 3:1, नए और पुराने का रेशियो कितने गुना बढ़ जाएगा का मतलब new:old करना है। तो ये आपका 3 टाइम्स बढ़ा है, यानी जो साइड्स बढ़ी हैं, ये हर साइड आपकी, यहाँ देखिए A से 3a हो गई है, A से 3a हो गई है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसका रेशियो आपको 1:3 दे दिया है, ठीक है। तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:27 हो जाएगा, यानी दूसरे स्क्वायर का एरिया जो है वो 27 टाइम्स बड़ा होगा। क्यों? मैंने क्या किया, सिंपली 1:3 का आपने क्यूब निकाल दिया है, सॉरी स्क्वायर निकाल दिया, ये 1:9 हो जाएगा, सॉरी 1:9 हो जाएगा, आपने सिंपली इसका स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि एरिया। तो ध्यान रखिए, कोई भी अगर दो हैं, दो वर्ग दिए हैं, दो कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर दिए हैं, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको दिया है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरियाज के बीच में जो रेशियो होगा, दैट वुड बी A²:B² होगा, है ना, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कभी कभी आपके कर देता है कि मान लीजिए 2 स्क्वायर्स आर गिवन, जिनके डायगोनल्स का रेशियो 2:3 है, डायगोनल्स का रेशियो 2:3 है, यानी ये जो D1 है, ये जो D2 है, तो D1:D2 जो दिया है वो 2:3 दिया है। तो कंफ्यूज मत होइए, भले साइड नहीं दिया है, अगर डायगोनल्स का रेशियो भी दिया है आपको, तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा वो 2:3 का स्क्वायर ही होगा, यानी 4/9 होगा, ठीक है। चाहे साइड्स का रेशियो दिया रहे या डायगोनल का रेशियो दिया रहे, आपका एरिया का रेशियो 4:9 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि कोई हेक्सागोनल है जिसकी if sides of 2 hexagonals are in the ratio of 4:3, ठीक है, if sides of the 2 hexagonals are in the ratio of 4:3, then what would be the ratio of their squares, their areas? तो एरियाज का रेशियो क्या होगा, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, 16:9 कर देना है, ये उसके एरियाज का रेशियो होगा, ध्यान रखिएगा। सेम तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी पैरेललोपाइप की जो साइड्स का रेशियो है, या 2 पैरेललोपाइप्स, साइड्स ऑफ एनी 2 पैरेललोपाइप्स रेशियो इज गिवन बाय 2:3, देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो पहली चीज तो वॉल्यूम पूछ ली है, तो आपको समझ जाना है कि 3D है, ठीक है।
एंड पैरेललोपाइप इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, इट्स लाइक अ पाइप, तो इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो जब वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया जाता है तो एरिया में जैसे हम स्क्वायर कर देते हैं रेशियोज का, सेम वे हम वॉल्यूम में क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे। तो ये 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब हो जाएगा, यानी ये आपका 8:27 हो जाएगा। तो दोनों पैरेललोपाइप्स के जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो 8:27 होगा। एक पैरेललोपाइप जिसकी साइड 2 है, ठीक है, और दूसरी जिसकी 3 है करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब 2 या 3 या 2 और 3 का कोई मल्टीपल, मतलब रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो ये 4 और आपका 6 भी हो सकती है, 8 और 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के जो साइड्स का रेशियो है वो 2:3 है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो 8:27 होगा। तो इससे हमने क्या पढ़ा कि किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर में अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, किन्हीं भी दो फिगर्स में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है आपको, तो उसके एरिया का रेशियो जो होता है, एरियाज का जो रेशियो होता है वो रेशियो का स्क्वायर होता है, ठीक है। जो पहला रेशियो दिया, साइड्स के रेशियो जो दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो एरिया का रेशियो निकल आता है। और 3 डायमेंशनल फिगर में जो साइड्स का रेशियो दिया होता है उसका अगर क्यूब कर देते हैं तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकल आता है। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिना वो आप सोचे, बिना टाइम गवाए इसको तुरंत किया कीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए, अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स, ये डायगोनल्स वाला, हाँ, द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 2:1। इसमें क्या कह रहा है कि 2 स्क्वायर्स हैं जिनके डायगोनल्स का रेशियो 2:1 दिया है। D1 और D2 का जो रेशियो दिया है, D1 और D2 का जो रेशियो दिया है वो 2:1 दिया है। तो बोला है कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके दोनों के एरियाज का A1 और A2 का रेशियो क्या होगा। तो D1 D2 का रेशियो दिया है आपको, तो आप सिंपली A1:A2 क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4:1 इसके स्क्वायर्स का रेशियो होगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और है हमारी, बस ये लास्ट है आज के कंसेप्ट का, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, नेक्स्ट एक वीडियो इस पे हमारा और बनेगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जितने भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उन सबसे करीब 2-2 क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। इससे जो अभी मैं बताने जा रही हूँ उसका भी हम क्वेश्चन तभी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही अपने करेंगे। तो देखिए, अगला जो है हमारा कि आप अनुक्रमानुपात पढ़ चुके हो, डायरेक्ट प्रपोर्शन, व्युत्क्रमानुपात भी पढ़ चुके हो, इनवर्स प्रपोर्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, जब एक वेरिएबल बढ़ता है रेशियो, एक रेशियो पे कोई वेरिएबल बढ़ाने पे दूसरा रेशियो घट जाता है। जब एक का रेशियो बढ़ता है तो दूसरे का रेशियो घट जाता है, तो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में व्युत्क्रमानुपात में होती है। और अगर एक चीज आप बढ़ा रहे हैं और दूसरी भी बढ़ जाती है तो दोनों आपस में अनुक्रमानुपात या डायरेक्ट प्रपोर्शन में होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज आपको, मान लीजिए स्पीड है, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर 2 स्पीड्स का रेशियो आपको दिया, 2 स्पीड्स का रेशियो दिया है, ठीक है। मान लीजिए किसी बाइक मोटर की बाइक की स्पीड जो है वो, मैं फर्स्ट बाइक की स्पीड को स्पीड 1 करूं, सेकंड बाइक की स्पीड को मैं स्पीड 2 कर दूं। इन दोनों का रेशियो अगर A:B दिया है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, A:B दिया है। तो अब स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड जब आपकी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो मुझे कम टाइम लगेगा, यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ देख भी लीजिए ना, ये चीज आपके न्यूमरेटर में है लेकिन टाइम यहाँ डिनोमिनेटर में है, ठीक है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ही होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो स्पीड बढ़ाने पे टाइम, जो कंज्यूमिंग टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर मैं इसको कांस्टेंट रख दूं तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा स्पीड पे मुझे कम टाइम लगेगा और कम स्पीड पे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है।
तो जब कोई दो चीज आपको दी हुई हो, दो मान लीजिए कोई चीज है, कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक क्वांटिटी आपको दिया हुआ हो जो A:B के रेशियो में दिया है, ठीक है, यानी दो मोटर का अगर आपको स्पीड A:B के रेशियो में दिया है, तो अगली कोई भी दो क्वांटिटी जो इसके इनवर्स में होगी, यानी इसके स्पीड के इनवर्स में क्या है, टाइम, और इसके स्पीड के इनवर्स में क्या है, T2, टाइम 1 टाइम 2, तो इनका जो रेशियो होगा वो इसका 1/A इस टू इसका 1/B होगा, ठीक है, यानी आप इसका जो टर्म है उसका इन्वर्स कर दीजिए और इसका टर्म है उसका इन्वर्स कर दीजिए। तो अगर कोई भी दो क्वांटिटीज का रेशियो आपको दिया हुआ है तो उनके इन्वर्स का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, 1/, जो आपका रेशियो के टर्म्स है उसको 1/, कर दीजिए, वो उसके इन्वर्स का रेशियोज होता है, ठीक है। तो स्पीड और टाइम का ऐसे कर लेंगे। अगली कौन सी दो क्वांटिटीज हो सकती हैं जो इन्वर्स में हो, जैसे आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप है, ग्रुप 1 में अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ जो मैन है वो M1 है, ठीक है, ग्रुप 2 में अगर M2 है, ठीक है, और सेम काम अलॉट किया जाता है, अगर मैं बोलूं कि इनका जो रेशियो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो नंबर ऑफ मेंबर्स का रेशियो है M1:M2 है, ठीक है, M1:M2 है, ऐसे लिखा नहीं जाता, ऐसे लिखा जाता है, M2 है, ठीक है, M1:M2 है अगर मैं बोलती हूँ, तो आप क्या बोलते हो कि जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी, मान लीजिए किसी ग्रुप में मैंने नंबर ऑफ मेन बढ़ा दिए, तो रिक्वायर्ड टाइम जो है काम को करने का वो कम हो जाएगा, ठीक है। भाई 5 लोग किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं तो 10 लोग उसी काम को 5 दिन में करेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दूं, वर्किंग मैन बढ़ा दूं, तो टाइम रिक्वायर्ड कम हो जाता है, यानी जो वर्किंग टाइम रिक्वायर्ड है वो नंबर ऑफ मैन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जो टाइम रिक्वायर्ड का जो रेशियो होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, 1/M1:1/M2, ठीक है। मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज का अगर आपको रेशियो दिया हुआ है और इस क्वांटिटीज के इनवर्स की क्वांटिटीज का रेशियो पूछे, तो आप क्या करो कि प्रत्येक क्वांटिटी, ईच क्वांटिटी से रिलेटेड जो टर्म होता है उसके इनवर्स निकाल लो और उनका आपस में रेशियो निकालो, दैट इज द सेम थिंग। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, कई क्वेश्चंस करेंगे और आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। देन हम हर टाइप को, जो भी कंसेप्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग अस एंड आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।